नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा दक्षिण भारत का इतिहास जो है उस पर आधारित है और हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और पल्लव वंश की जो प्रारंभिक बातें थी यानी कि जो मुख्य बातें थी उसको हम देख चुके हैं। और उसके बाद हम पल्लव वंश के जो अब शासक हैं यानी कि जो हमने पहला क्लास किया था तो उसमें हमने प्रारंभिक बातें देखी थी, जो उसमें की विशेष बातें थी, प्रारंभिक बातें थी पल्लव वंश की। वो सारी बातें का जो डिस्कशन था वो हमने पहले अपने क्लास में कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा यानी कि उस क्लास को नहीं देखा है तो जाके आप प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि आपको उसको देखने के बाद ही ये जो क्लास है वो आपको समझ आने वाली है। तो अब आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा शासन वर्ग के ऊपर है, यानी कि हम देखेंगे इस वंश के कौन कौन से शासक थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे और उनके जो विशेष बातें हैं वो हम सभी आज आज की क्लास में देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक प्रारंभिक बातें जो थी उसमें देखा था कि हमने देखा था कि एक वास्तविक संस्थापक थे और एक संस्थापक थे। तो जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को बताया है कि जो वास्तविक संस्थापक होता है उसका जो कार्य होता है वो जैसे कि मान लीजिए उसका राजधानी और उसमें पूर्ण रूप से अपनी जो विशेषता है उसको करता है। एक शासक के स्वतंत्र शासक के रूप में जो कार्य करता है उसे स्वतंत्र शासक यानी कि वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यानी कि उस वंश का वास्तविक संस्थापक जिसने अपने खुद के मुद्रा ढाले हों और जिसने अपना खुद का राजधानी रखा हो और उसके ऊपर किसी का शासन ना हो, वो स्वतंत्र शासक हो। तो इस प्रकार के शासकों को वास्तविक संस्थापक की संज्ञा में रखा जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो हमारा सेशन है अब हमारा इन्हीं के ऊपर आधारित रहेगा। और हमने सिंह वर्मा के बारे में मैंने बताया था कि जो पल्लव वंश के संस्थापक यानी कि संस्थापक के रूप में देखे जाते हैं वो है हमारे सिंह वर्मा। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे अगर वास्तविक संस्थापक के रूप में जो देखे जाते हैं उनका जो नाम हमें देखने को मिलता है वो सिंह विष्णु देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम सिंह विष्णु से ही अपनी जो प्रारंभिक बातें हैं वहां से हम करेंगे, क्योंकि यहीं से हमें इनके बारे में जो विशेष बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर ले, ताकि आपको ऐसे जो क्लास हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पल्लव वंश के जो शासक हैं। पल्लव वंश के शासक के बारे में हम देखेंगे कि जो पल्लव वंश के आज शासक हैं हम उन्हीं के बारे में समझेंगे और उन्हीं के बारे में जो विशेष बातें हैं वो सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पल्लव वंश के जो शासक हैं इनके बारे में जो हमें बातें देखने को मिलती है, सबसे पहला और प्रारंभिक शासक जो हमें देखने को मिलता है उसका नाम हमें देखने को मिलता है सिंह विष्णु। जो सिंह विष्णु है ये पहले हमें पल्लव शासक देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संस्थापक अलग होते हैं और संस्थापक अलग होते हैं। संस्थापक का मतलब ये होता है उनसे ही जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो उस पीढ़ी के सबसे पहले होते हैं उन्हें संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जिसने उस वंश के संस्थापक यानी कि स्थापना की है उन्हें संस्थापक के रूप में जाना जाता है। लेकिन जिसने उस पीढ़ी को आगे बढ़ाया है, उसको चरम उत्कर्ष सीमा पे पहुंचाया है, उसे हम वास्तविक संस्थापक के रूप में जान सकते हैं। तो हम देखेंगे कि वास्तविक संस्थापक में जो हमें पहले शासक देखने को मिलते हैं इस वंश के, तो वो हमें सिंह विष्णु देखने को मिलते हैं। तो हम देखेंगे सिंह विष्णु के बारे में। सिंह विष्णु के बारे में देखेंगे। तो सिंह विष्णु के बारे में देखेंगे, सबसे पहले आपको बात बता दूं कि जो इनका हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 575 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। तो आप इनके टाइम पीरियड को भी नोट कर लीजिएगा कि 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक का जो इनका टाइम पीरियड है वो है। इन्होंने इतने समय तक यहाँ पर शासन किया था। और एक बात आपको इनके बारे में बता दूं कि यही ऐसे हमें प्रथम शासक देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हमें कह सकते हैं पल्लव वंश का एक वास्तविक संस्थापक के रूप में जो जानकारी देखने को मिलती है वो मिलती है। तो आप इस एक पॉइंट को आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि यह इस वंश के वास्तविक संस्थापक है। और आज का जो हमारा पढ़ने का सेशन रहेगा यानी कि जो पढ़ने का थोड़ा सा तरीका रहेगा वो लिखने से ज्यादा लेक्चर के ऊपर आधारित रहेगा। तो आपको इस के बारे में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो मैं लिखने से ज्यादा आपको समझाने के बारे में जो है वो प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है, इनकी उपाधि जो देखने को मिलती है वो अवन सिंह देखने को मिलती है। यानी कि इनकी जो उपाधि है, उपाधि अमन सिंह देखने को मिलती है। यानी कि इनकी जो उपाधि हमें देखने को मिलती है
वो अवनी सिंह देखने को मिलती है। अवनी सिंह इनकी जो उपाधि है वो देखने को हमें मिल जाती है। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने जो अपनी कह सकते हैं कि कांची के जो महान पल्लव शासक हैं, ध्यान से दीजिएगा, ये कांची के शासक थे और कांची के महान शासकों में सबसे पहले शासक हमें देखने को मिलते हैं जो कि पल्लव वंश के शासक हैं। और इन्होंने इस वंश को एक कह सकते हैं कि मुख्य जो विचारधारा थी या मुख्य धारा से जोड़ने का जो है वो कार्य किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने जो चोल थे और पांड्य थे और चेर अलग अलग जो राज्य थे, यानी कि आप देखेंगे एक अंबर में, जैसा कि मैंने आपको जब प्रारंभिक चोलों के बारे में पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि पांड्य राज्य में एक कह सकते हैं कलम्ब नामक एक जाति जो थी वो आकर के उसमें निवास करने लग जाती है, यानी कि उसमें आपके अपना उत्पाद मचाना लग जाती है और उन राज्यों को थोड़ा सा पीछे करके वह शासन खुद संभाल लेते हैं, जिन्हें दुष्ट शासक के रूप में जाना जाता था। आपको मैंने पहले ही क्लास में ये सब बता दिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जाके उस क्लास को देख लीजिएगा। और क्योंकि आप सभी को अगर उस क्लास के बारे में नहीं पता रहेगा तो ये जो कॉन्टेक्ट आपका जो है वो बन नहीं पाएगा। तो आपको एक समझने की दृष्टिकोण से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इन्हीं के शासन में इन्होंने चोलों को चोल, कंभल और जो चेर शासक हैं यानी कि जो पांड शासक हैं, पांड और तमाम जो ऐसे सिंगल के शासक थे, यानी कि सिंगल देखेंगे श्रीलंका के सिंगल यानी श्रीलंका के जो शासक थे उनको इन्होंने पराजित किया था। और अपने जो आप देख रहे हैं कि इन्हें वास्तुक संस्थापक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने प्रारंभिक ऐसे जो अपने समकालीन जितने भी शासक थे उनको पराजित किया था और उसके बाद अपना जो शासन काल है उसको आगे बढ़ाया था। इस प्रकार से हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यह जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। इनका जो धर्म था वो था वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो आपको इस बात को भी नोट रखना है कि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और उसके बाद इन्होंने इनके एक राज दरबार में एक कवि रहा करते थे जिनका नाम हमें देखने को मिलता है भारवीर। भारवीर जो थे इनके दरबार में रहते थे। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इनके दरबार में भारवी निवास करते थे भारवी जो थे वो निवास करते थे इनके दरबार में। और उसके बाद यहाँ पे निवास करने के बाद इन्होंने एक अपनी जो कह सकते हैं कि एक किताब या एक कह सकते हैं कि जो रचना है वो इनके दरबार में की थी, जिसका हमें नाम देखने को मिलता है किरार तुर्जनी जनिया। ये जो हमें एक इनकी जो किताब देखने को मिलती है किराता अर्जुनीय, ऐसा इनका जो एक किताब हमें देखने को मिलता है। किराता अर्जुनीय, या जो इस किताब की जो रचना है वो इन्होंने इनके दरबार में की थी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो हमें प्रारंभिक शासक के रूप में देखने को मिले थे तो हमने इनके बारे में देखा। हालांकि मैं हमेशा आपको लिखाने का प्रयास करता हूँ, आज थोड़े से चेंजेस के साथ कि आपको समझाने के दृष्टिकोण से ज्यादा आपको बताने के दृष्टिकोण से मैं लिखने का जो है वो प्रयास थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। और कितने मैंने देखा है काफी मेरे दोस्तों ने बताया कि आप जितना लिखवाते हैं उससे ज्यादा अगर आप समझा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने अब से जो एक समझाने का सोच है उसको विकसित करने का जो है वो प्रयास मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने आपको इनके बारे में जो सारी बातें थी वो बता दी। उसके बाद हम देखेंगे कि अब इस वंश के जो हमें अगले शासक देखने को मिलते हैं वो विष्णु वर्मन देखने को मिलते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि जो महेंद्र वर्मन है इस वंश के अगले शासक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। यानी महेंद्र वर्मन हमें इस वंश के जो अगले शासक हैं वो उनके रूप में इनके जानकारी जो है वो हमें देखने को मिलती है। जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट है, इनका जो शासन टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है
वो हमें 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो देखने को मिलता है। 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक का टाइम पीरियड देखने को मिलता है, टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे, अब हम इनके बारे में देखेंगे, इनके बारे में क्या क्या विशेष जो बातें हमें देखने को मिलती है। तो ये है, इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी महेंद्र विक्रम की। इनकी जो उपाधि है, उपाधि महेंद्र विक्रम की है। महेंद्र विक्रम की इन्होंने उपाधि जो है वह धारण की थी। उसके बाद हम देखेंगे इनके बारे में और जो बातें हैं क्या क्या है, वो सारी बातें जो है उनके बारे में विशेष जो बातें हैं उसको हम देखेंगे। इन्होंने एक रचना की थी, यानी कि आप देखेंगे कि ये एक संगीतज्ञ के रूप में हमें देखने को मिलेंगे, एक कवि के रूप में देखने को मिलेंगे, एक अच्छे चित्रकार के रूप में भी इनका जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलेगा। यानी इस काल में आप देखेंगे कि जो एक वास्तविक चित्रकार, एक रचनाकार, एक कविताकार, एक संगीतकार, इनके बारे में ऐसी तमाम जो बातें हैं वो हमें देखने को मिलती है। इन्होंने एक भगवत रज्जुक की रचना की थी। इनकी जो रचना है, रचना उसका नाम है भगवत रज्जुक। भगवत रज्जुक इनकी जो रचना है इसका नाम हमें देखने को मिलता है। इन्होंने ऐसे तमाम जो कह सकते हैं कि अपना जो साहित्य था उसको तमाम साहित्यों का जो है वो रचना किया था और उनके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। लेकिन उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण था उसका नाम हमें भगवत रज्जुक देखने को मिलता है। ये अपने काल की, यानी कि आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में एक प्रमुख संगीतकार, एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनको कहा जाता था कि यह एक अच्छे चित्रकार थे, यह एक अच्छे चित्रकार थे। इन्होंने यह एक अच्छे चित्रकार थे, यह एक अच्छे चित्रकार थे। और इनके बारे में एक बात हमें और देखने को मिलती है कि जैसा कि आप सभी को पता है, इन्होंने एक कह सकते हैं गुफा में शंकर भगवान की, यानी कि आप देखेंगे जो शिव की नटराज रूपी जो मूर्ति हमें देखने को मिलती है, नटराज रूपी जो मूर्ति देखने को मिलती है, उनकी पूरी आकृति को इन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसमें उत्कीर्ण किया था। यानी कि उन्होंने अपने हाथों से नटराज की जो प्रतिमा थी उसका पूरा अंकन इन्होंने एक गुफा में किया था। तो इसके बारे में भी हमें जानकारी देखने को मिलती है, तो आप इस बात को नोट करिएगा। और यह जो थे एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे, यह एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे। एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे। इनके बारे में हमें और भी जो जानकारी है वो देखने को मिलती है। इन्होंने शिव की जो मूर्ति थी इन्होंने स्वयं अपने हाथों से उत्कीर्ण कर दिया था। और एक बात बता दूं कि इन्होंने अपनी जो संगीत विद्या सीखी थी वो रुद्राचार्य से सीखा था। यानी कि आप देखेंगे कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत में एक हमें आचार्य के रूप में देखने को मिलते हैं, जो कि एक प्रकांड जो विद्वान थे वो संगीत के थे। तो उनका नाम हमें देखने को जो मिलता है वो रुद्राचार्य देखने को मिलता है। यानी कि इन्होंने रुद्राचार्य से अपनी शिक्षा धारण की थी, रुद्राचार्य से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी संगीतज्ञ बने थे। ये एक अच्छे संगीतज्ञ थे। इन्होंने ऐसे तमाम जो रचनाएं थी, मैंने आपको बताया कि इनका एक हमें महत्वपूर्ण जो रचना देखने को मिलता है वो भगवत रज्जुक देखने को मिलता है। तो इससे ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं, इनकी जो रचना है उसका जो नाम है वो क्या हमें देखने को मिलता है। तो इनके बारे में भी आप जरूर से जरूर बताइएगा। अगर आपको मैं आपसे क्वेश्चन जब एमसीक्यू आपके होते हैं तो मैं उसमें जरूर से पूछता हूँ। और हालांकि एक बात आपको बता दूं कि ये जो हमारे क्लास हो रहे हैं, यानी कि जो भी व्हाइट बोर्ड पे हमारे क्लास हो रहे हैं, उन क्लास के आपको जो नोट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे। आप सभी जो हमारे एमसीक्यू होते हैं उनके सारे जो नोट्स हैं वो आप सभी को मिल जाएंगे। आप सभी चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में
आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के जितने भी एमसीक्यू होते हैं मैं उनके जो बातें हैं वो आपको दे दूंगा, जो नोटिफिकेशन होंगी वो मैं आपको वहां पे दे दूंगा, और जितने भी एमसीक्यू के पीडीएफ्स होंगे जो भी आपको प्रोवाइड कराना है होगा वो सारी बातें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप जरूर से जरूर वहां से जाके अपनी जो सारी पीडीएफ्स हैं, अपनी क्लासेस हैं, जितने भी हमारे क्लास होंगे मैं सारे के सारे वहां पर पहले आपको एक कह सकते हैं कि डेमो के रूप में वहां पे दे दूंगा, तो आप वहां से आप जरूर ले लीजिएगा। और मैं हो सकेगा तो इन सभी भी क्लास के जो कह सकते हैं कि लिंक है मैं वहां पे रख दूंगा, तो आप वहां से भी इन सभी क्लास के लिंक ले पाएंगे। तो आप इन सभी बातों का आप ध्यान रखें, और आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछें, क्योंकि मैं आप सभी के जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उनका जो ठीक रिप्लाई होता है मैं उसको देने का जो है वो प्रयास करता हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं उसको भी अपने क्लास में जो है वो सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा, यानी उसका जो उसकी जो बातें होंगी वो आपको बताने का जो है वो प्रयास करूंगा। तो आप जरूर से जरूर जो आपके मन में क्वेश्चन हो वो पूछे, और उसके बाद मैं उसको उसका जो जवाब है वो आपको देने का प्रयास करूंगा। लाइव क्लास हमारी इसलिए नहीं हो पा रही है कि लाइव क्लास में मेरे एरिया का जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए हम लाइव क्लास जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। तो हम इसी माध्यम से यानी कि आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, और आपके जो एमसीक्यू है उनके बारे में भी हम जो है वो भरसा का प्रयास करेंगे कि आपको लाइव ही मिले, ताकि आप उनके जो आंसर है वो दे सकें। लगभग हमारे 1 बजे के आसपास जो पर डे 1 बजे के आसपास हमारे एमसीक्यू होते हैं, तो हम उसमें अपनी जो बातें हैं वो देख लेंगे। तो आप जो अपनी क्वेश्चंस हो उसमें पूछें, तो मैं आपको उन सभी क्वेश्चन के भी आंसर दे दूंगा। कई हमें कमेंट्स ऐसे आए हैं कि आप पॉलिटिकल साइंस को भी पढ़ाइए और इनको भी पढ़ाइए, उनको भी पढ़ाइए। तो आपको बता दूं कि मैं अभी धीरे धीरे आप सभी के लिए इन सारी बातों का जो है वो ध्यान में रखते हुए, अभी ये हमारी एक प्रारंभिक क्लास चल रही है, तो हम इसमें अभी मेरे भी कुछ पेपर्स हैं उनको देना है, एग्जाम है उसको देना है, तो हम उनकी भी तैयारी करते हुए आपको इन सभी बातों की जो है वो जानकारी देते हुए चल रहे हैं। आगे मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सभी के लिए जो सभी विषयों की जो क्लास है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक रुद्रवर्मन जो थे, रुद्राचार्य जो थे, यह रुद्राचार्य से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, यानी कि जो महेंद्र वर्मन थे इन्होंने रुद्राचार्य से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, जो संगीतज्ञ की थी, एक चित्रकार की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसे चित्रकार थे, इन्होंने तमाम बातें ऐसी उत्कीर्ण की थी जो इनको आप देखेंगे। एक बात और आपको बता दूं कि इनके शासनकाल में ही हमें सबसे पहले चट्टानों को काट करके जो मूर्तियों को या कह सकते हैं मंदिरों को जो बनाने की प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिलती है। आपको एक बात बता दूं कि इनके शासनकाल में जितने भी मंदिर बने उसमें ईंटों का, सीमेंट का, बालू का और कह सकते हैं कि लकड़ी का और पत्थर का प्रयोग हुआ ही नहीं, क्योंकि इन्होंने पत्थर को, यानी कि आप देखेंगे कि जितने भी इनके शासनकाल में जितने भी मंदिरें बने वो सीधा पत्थर को ही काट के बनाए गए थे। यानी कि आप देखेंगे कि एक पहाड़ हुआ करता था, उसको ऊपर से काटते ये नीचे तक का जो पूरा, मतलब आप समझेंगे कि एक सीढ़ी से लेकर के उनके गुम्बद तक का जो सारा कार्य था इन्होंने पत्थरों को काट के तराशा था। इनके शासनकाल में जितने भी मंदिर बने थे वो पत्थरों को काट करके तराशे गए थे। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये भी जानकारी देखने को मिलती है। ऐसे तमाम जो जानकारियां हैं इनके बारे में हमें देखने को मिल जाती है। तो आपको बता दूं कि यही वो शासक थे जिसके शासनकाल में पत्थरों को काट करके मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इनके शासनकाल में पहाड़ों को काट कर मंदिरों का निर्माण होता था। मंदिरों का निर्माण जो है वो इनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पल्लव शासक था जिसके शासनकाल में पहाड़ों को काट करके मंदिरों का निर्माण किया जाता था। ऐसे कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछे गए हैं और इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेंस के भी क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि यूपीएससी के जो प्रीलिम्स है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2014 में। तो आप इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि 2014 का ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ और इसमें से जो विशेष बातें हैं वो आपको समझाने का जो है वो प्रयास करता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे अगले शासक हमें देखने को मिलते हैं वो हमें
और भी जो शासक हैं वो देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा इनके धर्म के बारे में आपको बता दूं कि यह जो थे, यह इनकी जो प्रारंभिक धर्म था, हमें जो प्रारंभिक धर्म देखने को मिलता है वो प्रारंभिक धर्म इनका जैन देखने को मिलता है, यानी कि ये पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में यह शैव धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। देखेंगे जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि इन्होंने भगवान शिव की नटराज की एक प्रतिमा का जो है इन्होंने निर्माण किया था, और इन्होंने अपने हाथों से एक गुफा में उनके नटराज स्वरूप का जो है वो एक अंकन जो है वो इन्होंने किया था। इस प्रकार से हम देखेंगे कि पहली बार शुरुआती दिनों में, यानी कि आप देखेंगे शासन के प्रारंभिक दिनों में यह जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में यह शैव धर्म के अनुयायी बन जाते हैं, शैव धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। तो आप इनको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं आपसे पूछे जा सकते हैं कि नॉर्मली क्वेश्चन में आपसे इन सभी के बारे में जो बातें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि जो हमारे अगले शासक हैं उनका नाम हमें क्या देखने को मिलता है। आप सभी को बता दूं कि जो हमारे अगले शासक है उनका नाम हमें देखने को मिलता है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन जो है, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। अब इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है, आपको बता दूं कि यह एक हमें लगातार आपको शासक जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये आपको 630 ईस्वी से लेकर के 668 ईस्वी तक का इनका शासन काल हमें देखने को मिलेगा, यानी कि 630 ईस्वी से लेकर के 30 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक का इनका जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप इनको नोट कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको 3 शासकों के बारे में बता दिया है, तो आप 3 शासकों के बारे में जो बातें हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों जो है वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैंने आज लिखाने के जगह पे आपको लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, तो आप जरूर अगर इस क्लास को देखें और उसके बाद जरूर बताने का प्रयास करें कि आपको ये क्लास कैसा लगा, या मेरा वो पिछला वाला जो पद्धति थी आपको समझाने की वो सही थी या ये वाली सही है। आप जरूर बताइएगा, कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा ये पद्धति आपको सही लगी या जो मैंने पीछे आपको पढ़ाता था समझाता था उस प्रकार से आपको सही लगा। तो जैसा कि मैं आप सभी को पीछे नोट्स की वजह से समझाता था कि आपके नोट्स उस हिसाब से बने, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नोट्स आप अपने हिसाब से बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको आपकी लैंग्वेज में रहेंगे तो क्या होगा कि आपको समझ आएंगे, और हमारी लैंग्वेज में रहेंगे तो वो हमारी बनाए हुए लैंग्वेज रहेंगे, वो आपको समझ में थोड़े कम आएंगे। तो आप अपने नोट्स बनाने का जो है वो प्रयास करें। जैसा कि आप सभी को बताया कि हम नरसिंह वर्मन के बारे में देख रहे हैं, तो नरसिंह वर्मन की जो उपाधि हमें देखने को मिलती है वो महामल्ल की देखने को मिलती है। उपाधि इनकी जो देखने को मिलती है महामल्ल की देखने को मिलती है, महामल्ल की देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको महामल्ल से एक बात आपको बता दूं कि यह जो थे इन्हें एक कुश्ती का बहुत ही शौक था, यानी कि आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी कुश्ती के इतने ज्यादा ये प्रेमी थे कि इन्होंने अपना नाम जो है, अपनी जो उपाधि है वो महामल्ल की इन्होंने धारण कर ली थी। यानी कि यह जो थे यह एक पहलवान के रूप में जो है वो कार्य करते थे। इन्हें मल्ल युद्ध से बहुत ज्यादा लगाव था, यानी कि इन्होंने अपने मल्ल युद्ध से इनको बहुत ज्यादा लगाव था, और इसीलिए इन्होंने अपनी जो उपाधि है वो महामल्ल की है, महामल्ल की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो इस प्रकार से इनके बारे में ये बात भी आप जान जाइएगा। और एक दूसरी उपाधि हमें जो देखने को मिलती है वो वातापी कोंड की देखने को मिलती है, यानी कि इनकी जो दूसरी उपाधि है वातापी कोंड की हमें उपाधि देखने को मिलती है, जो इनकी दूसरी उपाधि देखने को मिलती है। यह उपाधि इन्होंने जो धारण की थी वो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद इन्होंने वातापी जो राज्य था उसको इन्होंने जीत लिया था। तो इस कारण से इन्होंने अपनी उपाधि है वो वातापी कोंड की धारण की थी। वातापी के जो चालुक्य शासक थे उनको इन्होंने पराजित किया था, और उसके बाद इन्होंने एक कह सकते हैं कि वातापी जो कोंड की उपाधि है उसको धारण की थी। आप याद कर लीजिएगा, ये जो बातें इसको नोट कर लीजिएगा। इनकी जो महामल्ल की उपाधि हमें देखने को मिलती है, यह इन्हें कुश्ती का जो खेल था वो बहुत ज्यादा ही पसंद था, और यह एक महामल्ल जो मल्ल युद्ध होता है कुश्ती में, आप देखेंगे कुश्ती का जो हमें दूसरा नाम देखने को मिलता है वो मल्ल युद्ध देखने को मिलता है। तो इन्हें मल्ल युद्ध से बहुत ज्यादा लगाव था, तो इन्होंने अपनी उपाधि महामल्ल की जो है वो धारण कर ली थी। उसके बाद हम देखेंगे कि वातापी कोंड जो इनकी दूसरी उपाधि हमें देखने को मिलती है, इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि इन्होंने
जो चालुक्य शासक थे यानी कि चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय जो थे उनको इन्होंने पराजित किया था और उनको पराजित करने के बाद इन्होंने वातापी कोंड की जो कह सकते हैं वातापी कोंड की जो इन्होंने उपाधि है वो धारण की थी। उसके बाद हम देखेंगे इनकी जो हमें तीसरी जो उपाधि देखने को मिलती है वो महाराज की देखने को मिलती है। तीसरी उपाधि के बारे में एक बात आपको बता दूं कि महाराज की देखने को मिलती है, महाराज की उपाधि इन्हें देखने को मिलती है। महाराज की इन्होंने जो उपाधि है इन्हें हेंग स्वांग ने दिया था, यानी कि आप देखेंगे कि इनको जो इनको हेंग स्वांग नामक जो आप देखेंगे चीनी यात्री हमें देखने को मिले हैं। आप सभी ने अगर चीनी यात्रियों के बारे में जो मेरी क्लास हुई है उसको नहीं देखा है तो जाके प्लीज देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने हेंग स्वांग के बारे में जो सारी बातें हैं वहाँ पे बता रखी है, तो आप जाके जरूर से जरूर उनके बारे में एक बार वो क्लास देख लीजिएगा, तो आपको सारी जो बातें हैं उन सारी बातों का जो आइडिया है वो आपको लग जाएगा। आपको बता दो कि हेंग स्वांग ने इन्हें महाराज की उपाधि जो है वो दिया था, यानी कि महाराज की उपाधि इनको दिया था और यह 641 ईस्वी में इनके शासनकाल में आए थे और इनके राज्य में आए थे और इन्होंने इनको महाराज की उपाधि दी थी, यानी कि हेंग स्वांग ने नरसिंह वर्मन को महाराज की उपाधि जो है वो दी थी और 641 ईस्वी में यह इनके शासनकाल में आए थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने जब काची में, यानी कि आप देखेंगे कि जब हेंग स्वांग काची में आते हैं तो इन्होंने यहाँ पे जब जो यहाँ के शासक थे नरसिंह वर्मन को इन्होंने महाराज की उपाधि जो है वो दिया था। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये सारे के सारे जो बात हमारी हो रही है वो काची के शासकों के बारे में हो रही है। एक बात और आपको बता दूं कि यह इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो आप इनके बारे में ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि इन्होंने काफी राज्यों को अपने राज्य में हस्तांतरित किया था। आप देखेंगे कि वातापी उस समय वातापी के जो कह सकते हैं कि चालुक्य जो थे, वातापी के चालुक्य जो थे उसमें आप देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो काफी ज्यादा शक्तिशाली शासक थे, तो इन्होंने उनको हराया था, उनको पराजित किया था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यह काफी ज्यादा शक्तिशाली शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। इस वंश के यह सबसे शक्तिशाली शासक थे। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा कि यह इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको एक बात और आपको बता दूं कि इनके जो सेनापति हमें, इनका जो सेनापति का नाम हमें देखने को मिलता है वो शिव तोंड देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि जो शिव तोंड थे वो इनके सेनापति थे। इनके सेनापति शिव तोंड थे। अब इनका नाम मैंने आपको अगर बताया है तो इनके बारे में कुछ ना कुछ तो विशेष होगा, तो इसलिए मैं आपको पहले इनके बारे में बता देता हूँ। जो शिव तोंड थे इन्होंने आप देखेंगे कि जो नरसिंह वर्मा थे इनके साथ तमाम युद्ध लड़े थे, यानी कि आप देखेंगे कि नरसिंह वर्मा के साथ इन्होंने तमाम युद्ध लड़े थे और उसके बाद इन्होंने सिंघल, यानी कि आप देखेंगे श्रीलंका के शासक है, वहां तक इन्होंने अपना जो है राज्य को फैलाने के लिए, आप देखेंगे इनके शासन काल में एक मानव वर्मन नामक हमें सिंघल राज्य के जो शासक थे वो इनके राज्य में आते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि मानव वर्मन, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि मानव वर्मन जो थे वो श्रीलंका के शासक थे और वो उनको वहां से गद्दी से मतलब हस्तांतरित कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था और उसके बाद वो शरण के यानी कि आप देखेंगे उन्होंने इनके पास आते हैं, वो इनके पास आते हैं और इनसे मदद मांगते हैं और इनकी युद्ध में कई युद्धों में इनकी मदद करते हैं और उसके युद्ध के बाद ऐसा उन्होंने वचन दिया था, यानी कि नरसिंह वर्मन ने उनको ऐसा वचन दिया था कि हम अगर आप हमारी इन युद्धों में विजय करने पे अगर मदद करते हैं तो हम आपको सिंघल का जो राज्य है वो दिलाएंगे। तो ऐसा वर्णन हमें उनका देखने को मिलता है। तो वो आते हैं और इनके शासन काल में आते हैं, इनके साथ कई सारे युद्ध लड़ते हैं, यानी आप देखेंगे जो वातापी के चालुक्य हैं, चालुक्यों को परास्त किया था उन्होंने और ऐसे तमाम हमें जो पल्लव के शासक तो यही थे और भी हमें ऐसे इनके जो बातें हैं वो देखने को मिलती है। इन्होंने इनसे युद्ध किया था, यानी कि यह जो थे शिव तोंड थे, इनके सानिध्य में जो पहला युद्ध हमें चालुक्य शासक के साथ होता है, पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है,
तो उस युद्ध में इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने बढ़ चढ़ के अपना जो कह सकते हैं कि प्रतिभा का जो प्रदर्शन था उसको किया था और इस युद्ध में इन्होंने इनको विजय दिलाई थी। उसके बाद हम देखेंगे इसी युद्ध में, आपको बता दो कि इसी युद्ध में जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो मारे गए थे और उनका जो मारने का श्रेय हमें देखने को मिलता है वो शिव तोंड को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में कुछ बातें जो है वो इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलती है और कई बार हमसे ये टीजीटी पीजीटी का सवाल है और आपसे पूछा गया है कि जो शिव तोंड थे ये किसके सेनापति है, ये पल्लव वंश के किस शासक के सेनापति थे। तो ऐसे सीधा सीधा आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। अगर आप इन सभी के बारे में जानते रहेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि इनको जब पराजित किया था तो मल्लिका अर्जुन में एक जो विजय स्तंभ है उसका जो है वो निर्माण कार्य इन्होंने करवाया था। जो मल्लिका अर्जुन मंदिर है, इनको पराजित करने के बाद मल्लिका अर्जुन मंदिर में अपना विजय स्तंभ स्थापित कराया था। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। इन्होंने अपना जब पुलकेशिन द्वितीय को यह मार देते हैं यानी कि उनको पराजित कर देते हैं, उसके बाद मल्लिका अर्जुन मंदिर में जो अपना एक विजय स्तंभ जो है उसका जो है निर्माण कार्य करवाते हैं। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि नरसिंह वर्मन को जो लंका का, मैंने आपको बताया था इसके बाद इस युद्ध के बाद उन्होंने लंका का जो अभियान है वो किया था। तो लंका के एक शासक हमें देखने को मिलते हैं जो कि वहां से भगाए गए थे। उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो मानव वर्मन देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है मानव वर्मा देखने को मिलता है। मानव वर्मा देखने को मिलता है। यह जो थे ये श्रीलंका के राजकुमार रहे होंगे या वहां के शासक रहे होंगे। उनको यहाँ से भगा दिया गया था, हटा दिया गया था। उसके बाद वो एक कहते हैं शरणार्थी के रूप में आते हैं और इनके राज्य में रहते हैं और इनसे तमाम जो वादे हैं, जो संधियां हैं वो करते हैं। और उसके बाद इन्होंने ऐसा इनसे वचन लिया था कि अगर आपने हमारा युद्धों में साथ दिया, यानी कि जो चालुक्यों से हमारा युद्ध चल रहा है उसमें आपने हमारा साथ दिया, उसके बाद इस युद्ध को जीतने के बाद हम आपको श्रीलंका का जो राज्य है वो आपको दिलवाएंगे। उस बात को भी इसमें देखा गया है। और उसके बाद जब इनको पुलकेशिन द्वितीय को ये हरा देते हैं और जो वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लेते हैं, उसके बाद इन्होंने जो अगला अपना अभियान किया था वो श्रीलंका पे किया था। यानी कि श्रीलंका पे इनका इस अभियान के बाद श्रीलंका पे इनका अभियान हुआ था श्रीलंका के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके जो यहाँ के शासक हमें देखने को मिलते हैं वो हमें मानव वर्मा देखने को मिलते हैं। यानी कि जो मानव वर्मा थे उन्होंने वो श्रीलंका के शासक थे और एक शरणार्थी के रूप में इनके दरबार में आए थे। तो इनसे ऐसा मैंने आपको सारी बातें जो है वो बताई। और उसके बाद ये जाते हैं वहां पे युद्ध लड़ते हैं और युद्ध लड़ने के बाद इनको अपना जो इनका राज्य था इनको वापस जो है वो दिलवाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि मानव वर्मा का जो राज्य है श्रीलंका में, उसको यह वापस उनका राज्य जो है वो दिलवा देते हैं। इनके बारे में ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। यानी कि जो श्रीलंका का अभियान हुआ था वो मानव वर्मा को उनका राज्य जो है वापस दिलाने के लिए हुआ था। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। और इनके बारे में जो हमें तमाम बातें हैं वो देखने को मिलती है। उसके बाद इनकी क्रमशः हमें 5-6 शासक हुए हैं जो कि होते गए हैं। उनके बारे में जो विशेष जानकारी है हमें नहीं है, उनके नाम ही हमें देखने को मिलते हैं। आपको मैं उनके जो नाम है वो आपको बता देता हूँ कि इनके बाद जो शासक हुए हैं उनके जो नाम है वो हमें देखने को मिलते हैं। तमाम शासक जो है उनके नाम हमें देखने को मिलते हैं। नरसिंहवर्मन प्रथम के बाद, यानी कि जो नरसिंहवर्मन थे इनके बाद हमें जो अगले शासक देखने को मिलते हैं वो महेंद्रवर्मन सेकंड है, परमेश्वर फर्स्ट है। ऐसे में तमाम जो शासक हैं इनके नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे नरसिंहवर्मन जो सेकंड है, यानी कि जो नरसिंहवर्मन है सेकंड के बारे में हम आगे की जो है वो क्लास देखेंगे। तो हम देखेंगे, जैसा कि मैंने ये वाली चीजें आप नोट कर लीजिएगा कि ये इनके
सानिध्य में है। अब हम अगले शासक देखेंगे नरसिंहवर्मन सेकेंड को। नरसिंहवर्मन सेकेंड को, इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो हमें देखिए, आपको मैंने जैसा कि बताया था, इनका 630 से 668 ईस्वी तक का देखने को मिलता है। लेकिन अब इनका जो टाइम पीरियड है वो 700 ईस्वी से लेकर के, हमें 700 ईस्वी से लेकर के 728 ईस्वी तक का टाइम पीरियड इनका देखने को मिलता है। 728 ईस्वी तक का इनका जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि लगभग यहाँ पे जो हमें देखने को, इसके बीच में ऐसे जो मैंने आपको बताया था छोटे मोटे जो शासक थे वो शासक किए थे और उसके बाद उन्होंने राज किया था। तो आप जानते हैं इतिहास में सभी को जगह नहीं मिलती। एक चीज आप इतिहास के बारे में जान लीजिएगा कि इतिहास को पढ़ने से पहले आपको इस बात का जो जानकारी है वो प्राप्त होनी चाहिए कि इतिहास में सभी व्यक्तियों के लिए जगह नहीं मिलती। आप देखेंगे कि इतिहास में ऐसे मरने और जीने वाले हमें तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन इतिहास में सभी को हमें जगह देखने को नहीं मिलती। इतिहास कुछ ही जो चुनिंदा व्यक्ति होते हैं या चुनिंदा लोग होते हैं उन्हीं को अपने अंदर जो है वो जगह देता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि उन सभी के बारे में जो हमें जानकारी है वो हमें कम देखने को मिलती है। और उसके बाद हम नरसिंहवर्मन जो सेकंड है उनके बारे में देखेंगे। तो नरसिंहवर्मन सेकंड के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनके जो उपाधि है। आपको पता है कि उपाधि बहुत बार पूछे गए हैं, तो मैं सबसे पहले आपको इनकी उपाधियों के बारे में जो है वह जानकारी देता हूँ। तो पहले हम उपाधि देखेंगे। सबसे पहले हम इनकी उपाधि देखेंगे। उपाधि में हमें 2-3 उपाधियां इनकी देखने को मिलती है, जैसा कि राज सिंह मिलता है, शंकर भक्त मिलता है, राज सिंह देखने को मिलता है, शंकर भक्त देखने को मिलता है, शंकर भक्त देखने को मिलता है। ऐसे तमाम इनकी उपाधियां, इनकी बहुत सारी उपाधियां हमें देखने को मिलती है। और ये जो थी ये हमने कुछ जो इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। हालांकि इनकी उपाधियां हमें बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद देखेंगे कि पल्लव से जो चालुक्यों का संघर्ष है वो इनके काल में रुका था। यानी कि इनके काल में एक कह सकते हैं कि शांति का जो हमें काल है वो देखने को मिलता है। यानी कि इनके शासन काल में जो इन लोग पल्लवों से जो चालुक्यों का संघर्ष है वो रुक गया था, और यानी कि रुका हुआ था। और उसके बाद इनका जो शासन काल है वो हमें एक शांति का काल देखने को मिलता है। तो आप इसको भी यहाँ पे जो है वो नोट कर लीजिएगा कि इनका शासन काल शांति का काल था। शांति का काल हमें देखने को मिलता है। यानी इनका जो शासन काल था वो एक हमें शांति का काल देखने को मिलता है। उसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो इनके बारे में हमें और जो जानकारियां वो देखने को मिलती है कि जो इन्होंने एक अपना राजदूत जो है, एक दूत मंडल जो था वो इन्होंने चीन भेजा था। इनके बारे में ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपना एक दूत मंडल व्यापारिक दूत मंडल था, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा कि एक व्यापारिक दूत मंडल चीन भेजा था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यापारिक, चीन भेजा था। इनके बारे में ये जो बातें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें देखने को मिल जाती है कि इन्होंने अपना एक व्यापारिक जो दूत मंडल है वह चीन में भेजा था, चीन के शासकों के पास भेजा था। और चीन में बौद्ध यात्रियों के लिए एक नागापट्टनम में, एक बता दूं आपको, एक जगह का नाम हमें देखने को मिलता है जो कि नागापट्टिनम देखने को मिलता है। उस जगह पे इन्होंने एक बौद्ध जो है वो विहार बनवाया था। तो इस चीज को भी आपको नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने नागापट्टनम में चीन बौद्ध, आप इस चीज को नोट कीजिएगा कि चीन के जो बौद्ध यहाँ पे रहते थे, यानी कि जो व्यापारी बौद्ध व्यापारी रहते थे, उनके लिए एक कह सकते हैं कि जो बिहार का जो है वो निर्माण जो है वो इन्होंने करवाया था। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागापट्टनम में एक विहार का निर्माण करवाया था। चीनी यात्रियों के लिए
एक विहार का निर्माण जो है नागापट्टनम में इन्होंने करवाया था। तो ये जो जानकारी हमें इनके बारे में, ये सारी बातें देखने को मिलती है। एक बात और आपको बता दूं कि जो चीनी जो मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, जो चीन में हमें मंदिर देखने को मिलते हैं, उन्हें चीनी पगोड़ा कहा जाता है। यानी कि आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि उनको चीनी भाषा में उनको चीनी पगोड़ा कहा जाता है। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। चीन मंदिरों को चीनी पगोड़ा कहा जाता है। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो चीनी मंदिर हमें देखने को मिलते हैं उनको चीनी पगोड़ा कहा जाता है। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो है वो जगह हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो कुछ बातें और भी हैं इनके बारे में, कुछ जो जानकारियां हैं वो मैं आप सभी को देने का जो है वो प्रयास करता हूँ। आप सभी इनका एक बार स्क्रीनशॉट, जो जितने भी मैंने आपको बताया है, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें और उसके बाद मैं आपको इनके आगे के बारे में, आगे की बातें जो है वो आपको बताऊंगा। चलिए, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि जितने भी चीन मंदिर है उनको चीनी पगोड़ा कहा जाता है। तो आप इस चीज को भी जो है वो नोट कर लीजिएगा। स्वयं परमेश्वर ने इसको स्वयं एक जो मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था, जिसका नाम है पूर्णावतार। अब हम देखेंगे आगे जो बातें हैं उसको देखते हुए आगे चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो शासकों के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है उनके बारे में देखने को मिलते हैं। एक बात और आपको बता दूं नरसिंह वर्मन के बारे में। नरसिंह वर्मन के बारे में और जो बातें हैं वो देखने को मिलती है, यानी कि नरसिंह वर्मन जो सेकंड हमें देखने को मिले हैं उनके बारे में हमें एक जो जानकारी है वो हमें और देखने को मिलती है। उन्होंने शिव को परमेश्वर, यानी कि उन्होंने स्वयं को परमेश्वर शिव के समान जो है उपाधि धारण की थी। आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा कि उन्होंने शिव को जो शिव का पुनर्अवतार जो है वो उन्होंने अपने आप को कहा था। और उसके बाद हमें उनके बारे में और जो जानकारी देखने को मिलती है, उसने अपने एक अभिलेख को शैव सिद्धांत वर्मा के नाम से जो है उत्कीर्ण करवाया था। तो हमें उनके बारे में ये भी देखने को मिलता है कि सर्वप्रथम उनका जो वर्णन है वो हमें इसमें भी देखने को मिलता है कि जो अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं उसमें ये जानकारी देखने को मिलती है कि उन्होंने अपने आप को शिव का अवतार जो है वो कहा है। उनके बारे में ये भी जानकारी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमें ऐसे फिर से एक श्रृंखला स्टार्ट होती है नरसिंह वर्मन के बाद, यानी कि नरसिंह वर्मन सेकंड के बाद एक श्रृंखला फिर स्टार्ट होती है, जिसमें हम देखेंगे कि तमाम जो पल्लव शासक हैं वो हमें उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में हमें जानकारियां नहीं मिलती। यानी कि आप देखेंगे इस जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी प्रारंभिक क्लास जो हुई थी उसमें मैंने बताया था, इस वंश का अंतिम महान शासक जो है वो अपराजित वर्मन हमें देखने को मिलता है। तो अभी हम उनके बारे में आगे जो है वो बातें करते हुए चलेंगे। तो आगे हम उन सभी बातों का जो है वर्णन करेंगे। एक मैंने आपको बताया था कि जो नरसिंह सिंह है, इनके बाद नरसिंह सिंह द्वितीय हैं वो इनके बाद शासक बनते हैं। उसके बाद श्री नंदी जो है वो शासक बनते हैं। उसके बाद नंदी वर्मन है, जो नंदी मदन तितिर है वो शासक बनते हैं। मृत्युंजय वर्मन है वो शासक बनते हैं। उसके बाद अपराजित वर्मन क्रमशः शासक इसके बनते हैं। यानी कि इस वंश के क्रमशः शासक जो है वो हमें इन सभी का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है, जितने मैंने आपको नाम बताया। परमेश्वर वर्मन जो सेकंड है और विष्णु वर्मन के पश्चात हमें अंतिम शासक देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो परंपरा में अंतिम शासक के रूप में हमें जो देखने को मिलते हैं वो परमेश्वर वर्मन देखने को मिलते हैं। यानी कि एक पल्लव वंश के बारे में जो हमें एक परंपरा उनका देखने को मिलता है, उस परंपरा में हमें जो एक कह सकते हैं कि
सिंह विष्णु की परंपरा का अंतिम जो शासक हमें देखने को मिलता है वो परमेश्वर सेकंड देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वंश के जो संस्थापक है वो सिंह विष्णु हमें देखने को मिलते हैं। तो सिंह विष्णु के परंपरा के जो शासकों में हमें सबसे अंतिम जो शासक देखने को मिलते हैं वो है परमेश्वर वर्मन। परमेश्वर वर्मन जो है परमेश्वर वर्मन सेकंड इस वंश के अंतिम शासक के रूप में देखने को मिलते हैं। सेकंड इस वंश के अंतिम शासक के रूप में, यानी कह सकते हैं कि इनके एक जो श्रृंखला चली आ रही थी उस श्रृंखला के ये अंतिम शासक थे। हालांकि इस वंश के अंतिम महान शासक जो है, यानी कि आप देखेंगे कि जो अंतिम शासक हमें देखने को मिलते हैं वो परमेश्वर वर्मन देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वंश के अंतिम महान शासक जो थे वो हमें अपराजित वर्मन देखने को मिलते हैं। आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। अपराजित वर्मन इस वंश के अंतिम महान शासक जो है वह देखने को मिलते हैं। तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। और कुछ बातें हैं जो हम इनके बारे में देखेंगे। इनके बारे में आपको बता दूं कि इनके बारे में ऐसी तमाम जो बातें हमें देखने को मिलती हैं, इन्होंने कई बार इनका ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि इन्होंने कई बार एक मुनि है जिनका नाम है मनु को इन्होंने एक सिद्धांत के कारण जो है वो दंडित किया था। तो ऐसा वर्णन इनके बारे में देखने को मिलता है। और दंती वर्मन राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग की कन्या जो रेमा थी उनकी संतान थी। तो इनके बारे में हमें ये भी जानकारी देखने को मिलती है। जो अगले शासक हैं वो है दंती वर्मन। दंती वर्मन है, इनके बारे में जो कहा जाता है कि यह राष्ट्रकूट जो दंती वर्मन थे उनकी पुत्री जो रेमा थी उनकी जो रेमा थी उन्हीं की यह संतान थी। संतान थे या रेमा की संतान थी। उसके बाद हमें इनके बारे में जो और जानकारी देखने को, आपको बता दें अब जो हमें पल्लव वंश की श्रृंखला में एक छोटे मोटे जो बातें हैं वो देखने को मिलेगी, ज्यादा विशेष बातें देखने को नहीं मिलेंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि दंती वर्मन के काल में राष्ट्रकूट शासक जो गोविंद द्वितीय थे उनका यह समकालीन था। उन्होंने इसमें हमला किया था, यानी कि इनके जो राज्य था इनके राज्य पर इन्होंने हमला किया था, यानी कि जो काशी पर इन्होंने जो गोविंद तृतीय है उन्होंने इस पर हमला किया था। यानी इनके ही शासनकाल में गोविंद तृतीय ने काशी पर हमला किया था। काशी पर हमला किया था और इसके बाद इनके बारे में और जो बातें हैं वो हमें देखने को मिलती है कि इन्होंने जब काशी पे हमला किया उसके बाद नंदी वर्मन ने राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्मन की जो कन्या थी रेखा उसका विवाह किया था। शासन किया था। तो इनके बारे में ये वर्णन हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो और इनके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है वो है ये है कि नंदी वर्मन से राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने अपनी जो पुत्री थी उनकी जो पुत्री का नाम था हमें देखने को मिलता है, उनका नाम हमें रेखा देखने को मिलता है। अपनी पुत्री इनके बारे में हमें और जानकारी देखने को मिलती है वो ये है कि नंदी वर्मन थे इनकी जो कह सकते हैं कि जो राष्ट्रकूट वंश के शासक उस समय थे हमें देखने को मिलते हैं अमोघ वर्ष, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो था उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया था जिसका नाम हमें रेखा देखने को मिलता है। यानी कि नंदी वर्मन से राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने अपनी पुत्री रेखा का विवाह किया था। रेखा का जो है वो विवाह किया था, इनके साथ अपनी पुत्री का जो है वो विवाह किया था।
और आपको बता दूं कि इसी दरबार में, यानी कि जिस दरबार में ये शादी हुई, यानी कि यह विवाह जो हुआ था, इसी दरबार में एक हमें नंदी कलम्बन नामक एक रचना है जिसका वर्णन हमें देखने को मिलता है कि इनकी प्रशस्ति इसी में रचना इसी की हुई थी। यानी कि नंदी वर्मन के ऊपर जो एक हमें इस वंश के बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है उसका नाम हमें देखने को मिलता है नंदी कलम्बन, यानी कि नंदी कलम्बन की रचना इसी दरबार में हुई थी। नंदी कलम्बन की रचना इसी दरबार में हुई थी। इनके बारे में ये सारी जो बातें हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। काची में पल्लव वंश का अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो काची है उसका जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक है वो अपराजित वर्मन है, यानी कि अपराजित वर्मन जो है इस वंश का अंतिम महान शासक हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पल्लव राज्य का अंत जो है वो चोल शासकों ने किया और उसके बाद इसको अपने राज्य में मिला लिया था। यानी कि चोल शासकों ने इस वंश का जो है वो अंत किया और अंत करने के बाद इसको अपने राज्य में मिला दिया। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, इस वंश का अंत चोल शासकों ने किया और अपने राज्य में मिला लिया। तो ये जो बातें हैं इनके बारे में हमें ये सारी बातें देखने को मिलती है, यानी कि शासक वर्ग के बारे में हमने जो सारी बातें देखी वो इसी प्रकार से हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिलती है। तो आप सभी को आज का जो ये पढ़ाने का तरीका था वो समझ आया, कैसा लगा? आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा ताकि मैं उसको आपका जो है उसको बताने का प्रयास करूँ। अगर इसमें ना बता पाऊंगा तो मैं आपको अगले सेशन में जरूर बता दूंगा या फिर एमसीक्यू में उसको जरूर शामिल करूंगा उन बातों को। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप बताइएगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला होगा वो हम चालुक्यों के बारे में देखेंगे, जो बादामी के चालुक्य हैं, वातापी के चालुक्य हैं और हमें तमाम जो चालुक्य देखने को मिलते हैं, 4 चालुक्य का जो वर्णन है वो हमें भारत में देखने को मिलता है। तो हम चारों चालुक्यों को क्रमशः धीरे एक करके जो है वो पढ़ने का है जो प्रयास करेंगे। आज की जो हमारा सेशन है वो यहीं तक रहेगा। हालांकि इनकी संस्कृति के बारे में और इनकी कल्चर के बारे में भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। इन सभी के ऊपर यानी कि आप देखेंगे इनके पल्लव वंश की जो संस्कृति है इसके ऊपर हम एक अलग से जो क्लास होगी उस पर करेंगे, क्योंकि इनका जो संस्कृति है वो हमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा उन्नत देखने को मिलता है। उसके बारे में जो जानकारी है वो हम अपने अगले सेशन में करेंगे, यानी कि अपने अगले क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि आपको इन सभी के बारे में जो जानकारी है वो मिलती रहे और इस टॉपिक से जो भी वर्णन हो आपको मिलते रहे। तो चलते हैं, जय हिंद।